हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज में मेडिवल हिस्ट्री को। हमने पिछले क्लास में वैसे तो स्टार्ट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और इसका पहला चैप्टर है स्लेव डायनेस्टी। इसके पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, घटना चक्र और एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। और स्लेव डायनेस्टी के जो पहले रूलर हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब यहाँ अटैक कर रहे थे तो उनके साथ इनके स्लेव के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे, और ये पहले रूलर है स्लेव डायनेस्टी के। वो टर्किश स्लेव है और जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक्सपेंशन ऑफ टर्किश सुल्तान इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ टेराइन। आपको पता है बैटल ऑफ टेराइन जो हुआ था वो किसके किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और दो बैटल हुआ था। पहले बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को डिफीट कर देते हैं, लेकिन सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? He was treacherously stabbed to death by one of his ambitious nobles. He was killed in the battle with Tajuddin Yildiz, the ruler of Ghazni, who entered into a contest with him over the capture of Punjab. He sustained injury while besieging the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and succumbed to them later. He died after a fall from his horse while playing चौगान। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, क्योंकि उसका जो डेथ होता है वो घोड़े से गिरने के द्वारा होता है जब वो चौगान खेल रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। 12 से 10 एडी में क्या होता है? 1206 एडी में तो वो स्लेव जो डायनेस्टी है उसके एस्टेब्लिशमेंट ही होते हैं, और 1210 में उसकी डेथ हो जाती है। और कैसे डेथ हो जाती है? क्योंकि वो इंजरी से हो जाती है, वो चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है। वो स्लेव होता है मोहम्मद गौरी का और हेल्प करता है टर्किश के एक्सपेंशन में, और उसके डेथ के बाद वो सक्सीड होता है अपने जो सन इन लॉ होते हैं इल्तुतमिश, उसके द्वारा सक्सीड होता है और डिफीट करता है वो किसको? उसके बेटे आराम शाह को, क्योंकि उसके जस्ट बाद आराम शाह ही आता है और आराम शाह को डिफीट कर दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द पोजिशन और अथॉरिटी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज चैलेंज्ड बाय हुम among the following? तो अथॉरिटी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का वो किसके द्वारा चैलेंज किया जाता है? मुइजुद्दीन, इल्तुतमिश, यल्दौज और शेर शाह। तो अथॉरिटी जो थी वो सिर्फ चैलेंज की गई थी यल्दौज के द्वारा। सन इन लॉ तो इल्तुतमिश होता ही है जो आराम शाह के बाद बन जाता है। तो पोजीशन और अथॉरिटी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का वो चैलेंज होता है यल्दौज के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दौज जो थे वो दोनों ही स्लेव थे किसके? मुइजुद्दीन के और मोहम्मद गौरी के। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो सक्सीड होता है दिल्ली में एज ए सुल्तान और इस्टेब्लिश करते हैं स्लेव डायनेस्टी को। बाकी दूसरे जो स्लेव्स होते हैं जैसे मोहम्मद गौरी के जो दूसरे यल्दौज, वो सक्सीड होता है कहाँ पे? गजनी में। एज द रूलर ऑफ गजनी, यल्दौज क्लेम द रूल ओवर द दिल्ली एज वेल। लेकिन यल्दौज गजनी को रूल करने के साथ साथ वो दिल्ली पे भी क्लेम करते हैं, और ये अनएक्सेप्टेबल होता है किसको? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो अपना लिंक डिसकंटिन्यू कर देता है गजनी से। इट ऑल्सो इनेबल द दिल्ली सल्तनत टू डेवलप ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइन्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है, एट द टाइम ऑफ एक्सेशन कुबाचा डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। हिज एक्सेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सम ऑफ द नोबल्स ऑफ द दिल्ली। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इल्तुतमिश तो उसका सन इन लॉ था ही, ये बिल्कुल सही बात है, और उसके टाइम पर एक्सेशन के टाइम पर जो कुबाचा होता है वो खुद को डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान, ये भी सही है। और हाँ, बहुत सारे जो नोबल्स होते हैं दिल्ली के वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसका एक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1, 2, 3 जो है वो तीनों ही सही है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। तो इल्तुतमिश सन इन लॉ तो होता ही है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो रूलर बनता है कौन? आराम शाह, और आराम शाह को वो डिफीट करता है कौन? ये इल्तुतमिश
ठीक है। और इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी होती है वो रुक जाती है, क्योंकि सन नहीं बनता है सन इन लॉ, सन के बाद सन इन लॉ बन जाता है। और एक्सेशन जैसे ही होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो कुबाचा होता है जो कि स्लेव होता है किसका, ऐबक का, वो डिक्लेयर कर देता है एक इंडिपेंडेंट रूलर कहाँ का, मुल्तान का। और वो सीज भी करते हैं किसको, लाहौर और पार्ट्स ऑफ पंजाब को भी सीज कर लेता है। और जैसे कि मतलब बहुत सारी जो अथॉरिटी होती है, नोबल अथॉरिटी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is are correct with regard to the Iltutmish? Iltutmish के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? He established Delhi as the capital of slave dynasty. उसके बाद he was successful in defeating चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जो इल्तुतमिश होता है वो जो अपनी कैपिटल है वो कहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं, वो स्टेब्लिश करते हैं दिल्ली में। इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अब उसका कैपिटल काबुल हुआ करती थी, ठीक है। और ही वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका जो ये एक्सपेडिशन था चालुक्यन रूलर्स के अगेंस्ट वो फेल हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। इल्तुतमिश सक्सीड करते हैं थ्रोन को 1210 AD में आफ्टर द डेट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक और डिफीटिंग ऑफ आराम शाह, जो कि सन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। वो एल्बरी तुर्क था और वो एसोसिएटेड था शमसी डायनेस्टी का और एक तरह से स्लेव भी था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सुल्तान बनने के बाद वो अपने स्टेब्लिश करते हैं दिल्ली एज ए कैपिटल और स्लेव डायनेस्टी बिकॉज नोबल्स इन लाहौर काबुल में लाहौर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर था ना कि काबुल था, मैंने शायद काबुल बोल दिया था, वो लाहौर था। और उसको दिल्ली किसके द्वारा बनाया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा। और वो रिसीव करता है टाइटल ऑफ सुल्तान बाय खलीफा ऑफ बगदाद। और इल्तुतमिश जो होते हैं वो खलीफा का जो टाइटल जो है वो रिसीव कर लेते हैं एज ए सुल्तान के रूप में। और उसको कहा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्लेव था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का, इसीलिए उसको कहा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रिफ्यूजल ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ जलालुद्दीन फॉर एसाइलम बाय इल्तुतमिश? तो क्या मेन रीजन था रिफ्यूजल ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ जलालुद्दीन फॉर एसाइलम बाय इल्तुतमिश? देख लेते हैं। He had earlier defeated Iltutmish in a battle. Iltutmish was busy in consolidation of his sultanate. He was being chased by Mongol ruler Genghis Khan. All of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो मेन रीजन रहा है। तो मेन रीजन जो रहा है वो ये रहा है कि वो चेस किया जा रहा था मंगोल रूलर चेंगिस खान के द्वारा, और इसीलिए इल्तुतमिश जो है वो एसाइलम देने से मना कर देता है किसको, जलालुद्दीन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। और इस तरीके से इल्तुतमिश जो है वो खुद को बचा लेते, खुद के एम्पायर को बचा लेता है किससे, मंगोल से। ख्वारिज़्म जो एम्पायर होता है वो कंटेम्प्रेरी होता है स्लेव डायनेस्टी का, और वो रूल किया जा रहा था किसके द्वारा, जलालुद्दीन के द्वारा। जलालुद्दीन जो है वो जलालुद्दीन के ऊपर मतलब ख्वारिज़्म के ऊपर जो अटैक हो जाता है वो मंगोल्स के द्वारा हो जाता है, और मंगोल रूलर जो होते हैं वो चंगेज खान होते हैं और वो डिफीट भी कर देते हैं। और उसके बाद ही जलालुद्दीन जो होता है, जो ख्वारिज़्म का रूलर होता है, वो इल्तुतमिश को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको रिफ्यूज देते हैं, बट वो उसको डिनाई कर देते हैं अपने स्टेट को बचाने के लिए। और इल्तुतमिश जो होता है वो अपने सल्तनत को बचा लेता है मंगोल इन्वेजन से। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सी रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द नॉवेल्स, और ये तो सबसे बड़ा मतलब रॉन्ग आपका ये स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि नॉवेल्स ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। पैट्रियार्की इतनी ज़्यादा बड़ी है हमारी सोसाइटी में, कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं मिला था नॉवेल्स के द्वारा। अंडर हर रेन गुजरात वाज सबड्यूड अंडर दिल्ली सल्तनत, ये भी बिल्कुल गलत है। शी वाज कैप्चर्ड बाय अल्तुनिया ऑन द ऑर्डर ऑफ रिबेलियन ऑफ हर ब्रदर, और ये भी गलत है। शी वाज किल्ड इन बैटल अगेंस्ट हर ब्रदर मुइजुद्दीन बहराम हु क्राउन्ड हिमसेल्फ एज ए किंग, और ये बिल्कुल सही बात है कि वो बैटल में क्या होती है, अपने भाई के साथ बैटल जब करती है, कौन भाई, मुइजुद्दीन बहराम खान के द्वारा, जो खुद को किंग बना देते, उसके बैटल में वो उसका
डेथ हो जाता है, मतलब वो मारी जाती है। देख लेते हैं एक बार रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो है वो नॉमिनेट की जाती है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश को लगता है कि उसके जो सन है वो वर्दी नहीं है सल्तनत को चलाने के लिए, इसलिए वो अपनी बेटी को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लेकिन टर्किश जो नोबल होते हैं वो चाहते हैं कि वो पपेट के द्वारा पपेट के जैसे काम करे, मतलब वो अपना वो ना दिखाए, पावर ना दिखाए, और उसको वो डिस्कार्ड कर रहे थे। और उसने फीमेल जो अप्रैल्स होते हैं उसको भी डिस्कार्ड कर दिया था और पहनने लगी थी कोट, और अपने फेस को भी अनवील कर दिया था। आपको पता है कि आज भी वुमेन्स जो है अपने फेस को ज़्यादा अनवील नहीं करती, और ये उस टाइम की बात है, सल्तनत पीरियड की बात है, तो ये कितनी बड़ी बात थी। और ये क्या करते हैं कि वो नॉवेल्स जो थे उनके बीच में ये ला देते हैं कि वो फेमिनिन जो मॉडेस्टी होती है उसको वॉयलेट कर रही है, और इसलिए वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो मार दी जाती bandit when she was on her way to recapture Delhi. Under her reign, Gujarat was not subdued under Delhi Sultanate. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रजिया सुल्तान। निजामुल मुल्क जुनैदी रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। Her friendship with Abyssinian noble Yaqut Khan was one of the reason for hatred to novel towards her. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। निजामुल मुल्क जुनैदी जो होता है वो रिवोल्ट करते हैं किसके? रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में, ये बिल्कुल सही बात है। उसकी जो फ्रेंडशिप हो जाती है अबिसिनियन रूलर नॉवेल याकूत खान के द्वारा, और ये वहाँ के जो नॉवेल्स होते हैं वो को पसंद नहीं आते और ये और ज़्यादा हैटरेट करने लगते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल सही बात है, डी हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। निज़ाम मुल्क जुनैदी जो होता है वो वजीर होता है रजिया सुल्तान का, और वो अपोज करता है उसके एलिवेशन, मतलब थ्रोन पे एलिवेशन को वो अपोज करते हैं और बैक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब उसके अगर वो अपोज करेगी तो ऑब्वियसली वो नॉवेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉवेल्स जो थे वो रजिया सुल्तान के तो अगेंस्ट थे ही, और नॉवेल्स और ज़्यादा गुस्से में आ जाते जब वो याकूत खान के साथ मतलब अपनी फ्रेंडशिप को प्रमोट करती है। ठीक है, और वो उसको बना लेती है आमिर आखुर, मतलब मास्टर ऑफ द हॉर्स। लेकिन याकूत खान को बाद में मार दिया जाता है और उसके बाद वो भी मारी जाती है। Consider the following statement, assertion and reason, and choose the correct code. Balban made his government firm, stable, and centralized all authority on his hand. He wanted to protect the northwest frontier against Mongol invasion. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही बात है कि वो बलबन का जो गवर्नमेंटशिप था वो क्या थी? सेंट्रलाइज थी, वो अपने सारी ऑथोरिटी अपने हैंड में रखता था, ये बिल्कुल सही बात है। He wanted to protect the northwestern frontier against Mongol invasion. ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटायर था उसको प्रोटेक्ट करने के कारण वो सारी ऑथोरिटी अपने हाथ में नहीं लिया था, सेंट्रलाइज ऑथोरिटी नहीं थी, इसलिए दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में बलबन के रिगार्डिंग। बलबन जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम को बनाता है, स्टेबल फॉर्म बनाता है और सारी अथॉरिटी अपने कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उसने देखा था कि जो नॉवेल्स थे वो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे थे? इंट्रिक्स कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो कंटिन्यू करना चाहता था अपने पावर और इन्फ्लुएंस को, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ किंग। It was an age in which the authority and power was supposed to be the privilege of who was born in the noble houses. ठीक है, तो मतलब नोबल हाउसेस में अगर पावर रहता था तो वो ये प्रिविलेज माना जाता था, लेकिन अब क्या किया था बलबन ने? खुद के ही हाथ में रख लिया था अपने सारे पावर को, क्योंकि इससे जो नॉवेल्स थे उनके जो षड्यंत्र था उनको रोका जा सके। और वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर पार्ट को प्रोटेक्ट तो करना चाहता था मंगोल इन्वेजन से, लेकिन ये रीजन नहीं था। ठीक है, और वो लड़ता भी है किससे? मंगोल से। स्टाउटली द फ्रंटायर्स ऑफ दिल्ली ग्रेजुअली रिसीडेड फ्रॉम द रिवर झेलम टू द रिवर व्यास। लेकिन जो फ्रंटायर्स होते हैं वो धीरे धीरे झेलम से व्यास तक घट जाते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द रियल नेम ऑफ बलबन वाज उलूग खान।
ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ नायब और डिप्टी टू नसरुद्दीन मोहम्मद, अ यंगर सन ऑफ द इल्तुतमिश। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उसका रियल नाम उलुग खान तो था, और वो पोजीशन जो है नायब का पोजीशन होता है, और वो किसका नायब होता है? नसरुद्दीन मोहम्मद का, और वो कौन होता है? यंगर सन होता है इल्तुतमिश का। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। बलबन का रियल नेम उलुग खान होता है, और वो टर्किश चिप होता है, और उसको हिस्ट्री में जाना जाता है बलबन के नाम से। ही ग्रेजुअली एरोगेटेड ऑल पावर टू कंसंट्रेट कर लेता है सारा पावर अपने में, और थ्रोन कर लेता है एसेंड कब? 1265 में। अर्लियर पीरियड में जो ये बलबन होता है वो कौन होता है? नॉवेल होता है किसका? नाइब होता है नसरुद्दीन मोहम्मद का, जो कि यंगर सन होता है इल्तुतमिश का, और वो हेल्प करता है उसको सिक्योर करने में थ्रोन को 1246 में। कौन? बलबन हेल्प करता है नसरुद्दीन मोहम्मद को। 11th number question, Balban appointed spies in every department to keep himself well informed. He emphasized on the centralization of administration. He declared himself as the descendant of Iranian king Afrasiab. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बलबन जो है वो क्या बोलता था, मतलब सारे ही उसमें डिपार्टमेंट जो थी वहाँ पे स्पाइस को अपॉइंट करता था, जिससे उसको सारी जानकारी मिलती, क्योंकि वो सारी पावर अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा था। और वो खुद को डिसेंडेंट बताता था किसका? ईरानियन जो किंग था अफरासियाब, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका वो क्या बताता था? डिसेंडेंट्स बताता था। और डिसेंडेंट इसलिए बताता था कि जो नॉवेल्स हैं वो उसके एक्सेशन को, जो थ्रोन एक्सेशन उसके द्वारा कर लिया गया था, उसको लेकर वो उसके अगेंस्ट ना जाए, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर लेता है, और अथॉरिटी जो होती है सुल्तान की वो इंक्रीज हो जाती है, अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए वो बहुत सारे स्पाइस जो होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं, जिससे उसे पता चले कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या षड्यंत्र कर रहा है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते। Balban succeeded in finally breaking and destroying the power of Turkana Chahilgani. What was the main issue he had faced by Turkana Chahilgani? तो ये जो बलबन है वो ब्रेक कर देता है जो टर्कान चहलगानी बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और ये टर्कान चहलगानी एक्चुअली होता क्या था? ये ग्रुप था 40 नॉवेल्स का, जो इल्तुतमिश को हेल्प करती थी। ठीक है, उसको जो है वो ब्रेक कर देता है कौन? ये बलबन, जिसका नाम उलुग खान भी है, क्योंकि वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेस कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, तो उसने अपने पावर अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था, सेंट्रलाइज कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि वो उनकी इंटरफेरेंस उसको अच्छी नहीं लगती है, और इसीलिए उनको वो क्या करता है, उनके पावर को ब्रेक करते। टर्कान चहलगानी जो सिस्टम थे उसको वो ब्रेक करते, जो स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और ये ग्रुप था 40 नॉवेल्स का। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ blood and iron against the Hindu in order to realize the dream of Darul Islam. He created Diwan-e-Arj or Department of Military Affairs. He restored peace in Doab. His son was killed in battle against Mongol. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे जो चौथा स्टेटमेंट है कि उसका जो बेटा है वो मंगोल के अगेंस्ट के बैटल में डेथ करके मारा जाता है, तो वो बिल्कुल सही है। वो पीस रिस्टोर करता है दोआब वाले रीजन में, ये भी सही है। दीवान-ए-अर्ज एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं जो कि बेस्ड होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। वो अडॉप्ट तो करता है ब्लड और आयरन पॉलिसी, लेकिन वो अगेंस्ट हिंदू नहीं होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लड और आयरन पॉलिसी को अपनाता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो करेक्ट है। दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स रहते हैं, और वो एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता है वॉरफेयर में। और क्योंकि आपको पता है कि मंगोल इन्वेजन कंटिन्यू हो रहा था, हमने इल्तुतमिश के टाइम पे भी देखा था कि वो जलालुद्दीन को अपना शरण नहीं देते हैं मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए, और ये कंटिन्यू रहता है बलबन के टाइम पे। और मंगल इन्वेजन को रोकने के लिए वो क्या कहते हैं, दीवान-ए-अर्ज और एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता है मिलिट्री अफेयर्स का, जो कि एफिशिएंसी लाए वॉरफेयर में। बलबन जो है वो एडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और इसका मेन क्या होता है, जो रिवेल जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो नॉबल्स होते हैं, जो उसके अगेंस्ट रिवेल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए।
14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जब द फॉलोइंग पॉलिसी और इनिशिएटिव वाज वेयर नॉट टेकन बाय बलबन्स, तो बलबन्स के द्वारा कौन सी पॉलिसी जो है वो लिया नहीं गया था। ही इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पेबोस, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सिजदा और पेबोस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, मतलब वो किंग को जो क्या होता है सैल्यूटेशन वाला एक प्रोग्राम हुआ करता था, तो ये बिल्कुल सही है। ही स्टार्टेड सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, ये भी बिल्कुल सही बात है। ही कैंपेन अगेंस्ट मंगोल, ये भी सही है, और इसीलिए उसने दीवाने अर्ज की भी स्थापना की थी कि मिलिट्री एफिशिएंसी वॉरफेयर को काफ़ी इनक्रेज। ही अलाउड वुमेन्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलिसी और इनिशिएटिव जो है बलबन्स के द्वारा जो उसका रीन था 1275 से 1286 में बहुत सारा लिया गया, जैसे सिजदा पेबोस, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, पर्शियन फेस्टिवल को स्टार्ट करना जिसका नाम नौरोज है, और बहुत सारा कैंपेन्स वो लॉन्च करता है अगेंस्ट मंगोल्स, लेकिन उसके आर्मी में वुमेन रिक्रूटमेंट अलाउड नहीं था। डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।